दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि परसुएशन इज एन आर्ट इन इटसेल्फ। नाउ परसुएशन एक आर्ट होने के नाते सबसे जो बड़ा टूल आता है किसी को जब हम परसुएट करते हैं वो होता है कम्युनिकेशन। आप अपनी बातों के थ्रू, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू किसी का एटीट्यूड चेंज करते हैं। आज हम वही परसुएसिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स को जानने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन टेक्निक्स, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि डेली लाइफ में ये आपके ऊपर आजमाई जाती हैं। इससे पहले कि इस टॉपिक की तरफ बढ़ें उससे मैं आपको याद दिलवा दूं कि परसुएशन का मतलब क्या होता है। परसुएशन के 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि परसुएशन को इफेक्टिव बनाने में मदद करते हैं, एंड फंक्शंस ऑफ परसुएशन। ये तीनों टॉपिक हमारी लास्ट वीडियो में हम कवर करके आ चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहें तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं परसुएसिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स की। इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब किया। मुझे उम्मीद है कि यूपीएससी से जुड़ा जितना कंटेंट आपको यहाँ मिल रहा है आप उसका लाभ उठा रहे होंगे। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्निक्स की एक एक करके। सबसे पहली टेक्निक होती है फुट इन द डोर टेक्निक। ना ये जो फुट इन द डोर टेक्निक है, इनिशियली यहाँ पर आप किसी को बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो नहीं मानेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पड़ोसी के पास जाते हैं, पड़ोसी को पहले ही दिन आप जाकर कहेंगे कि मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे दो बिकॉज मुझे मार्केट जाना है, वो आपकी हेल्प करने से मना कर देगा। आपको करना क्या चाहिए? कहता है जी फुट इन द डोर टेक्निक का मतलब होता है कि इनिशियली आप किसी से रिक्वेस्ट करें, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करें जिसे उसे मानने में परेशानी ना हो। धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि आपने उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, वो मान गया तो उसकी भी एक कमिटमेंट पैदा हो जाएगी आपके लिए, वो आपके लिए कमिटेड हो जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, आप अगली बार जब उसी मैटर से जुड़ी हुई कोई बड़ी रिक्वेस्ट करेंगे तो उसे मानने के लिए आसानी होगी। इसी को फुट इन द डोर टेक्निक कहते हैं। थोड़ा सा समझते हैं। कहते हैं जी दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स इनिशियली मेकिंग अ स्मॉल रिक्वेस्ट that is easy for the person to comply. Once they have agreed to this small request, they are more likely to agree to the bigger request. Now यहां पर होता क्या है, कहते हैं जी द आइडिया इज दैट कंप्लाइंग विद द स्मॉल रिक्वेस्ट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एंड मेक्स इट हार्डर फॉर द पर्सन टू रिफ्यूज। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मान लीजिए कोई चैरिटी वर्कर है, वो पहले आकर सिर्फ आपको ये कहेगा कि साहब ये एक पिन लगा लो, हमारे कॉज को रिफ्लेक्ट करती है, आप अपनी स्वेटर पे या अपनी शर्ट पे ये पिन लगवा लो। आप वो पिन लगा लेते हैं। बाद में क्योंकि आपने वो स्मॉल रिक्वेस्ट है उसमें आपका कुछ जा रहा नहीं था, आपने वो पिन को लगा लिया, धीरे धीरे वो आएंगे आपके पास, आपसे डोनेशन मांगना शुरू कर देंगे। इसी तरह से जैसे मैंने आपको अपना पड़ोसी का एग्जांपल दिया, सरकार भी इसी तरह से कुछ आपको परसुएड करती है। फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया था, याद कीजिए, पहली बार में एक बहुत लंबा सा लॉकडाउन नहीं लगाया गया था। इनिशियली आपको कहा गया था कि 3-4 दिन का एक हम लॉकडाउन लगा रहे हैं, आपको 3-4 दिन या हफ्ता लेट से घर में रहना है। जैसे आपने उस रिक्वेस्ट को माना, उसके बाद फिर एक लॉन्ग टर्म कोविड का लॉकडाउन लगाया गया था। सरकार को भी पता है कि भाई लॉन्ग टर्म लॉकडाउन अगर एक ही बार में इम्पोज कर देंगे लोग नहीं मानेंगे। सो यहाँ पर फुट इन द डोर टेक्निक हमें देखने को मिली। फिर आता है जी फियर देन रिलीफ। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए पहले ही दिन आपको कोई आकर ये कहे कि आप अपने कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस, महंगा वाला एंटीवायरस ले लीजिए, क्या आप उसकी रिक्वेस्ट को मानेंगे? चांसेस आर वेरी लेस, क्योंकि आप उसकी रिक्वेस्ट को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमें जनरली लाइफ में नहीं लगता कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक दिन आपका कंप्यूटर थोड़े टाइम के लिए लॉक हो जाए, या फिर आपको एक पॉपअप मैसेज आए कि आपका कंप्यूटर अभी हैक होने वाला था, आपका डेटा सारा चोरी होने वाला था, अभी अभी बचा है, बेहतर होगा कि आप ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट या फिर ये हमारा एंटीवायरस खरीद लें। चांसेस आर वेरी हाई कि आपको एकदम सहम जाए, डर के मारे ही हो सकता है वो एंटीवायरस को खरीद लें। सो यहाँ पर सामने वाली कंपनी ने आपको परसुएड ही किया, आपका एटीट्यूड उस कंपनी के प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव बनाया है, लेकिन डर के जरिए। तो यही हमें देखने को भी मिलता है और इसी को हम कहते हैं फियर देन रिलीफ। नाउ ये टेक्निक क्या होती है, इसमें सबसे पहले first we induce fear, right, or concern in a person and then immediately offering a solution or relief। ये सबसे ज़्यादा टेक्निक अगर आपको देखनी है तो आप हॉस्पिटल्स चले जाएं। हॉस्पिटल्स में आपको ये टेक्निक देखने को मिलेगी। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको जाते ही कहेगा जी आपको तो अर्थराइटिस हो गया है, आपको तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई। चाहे एक छोटी सी चोट ही क्यों ना हो, एक छोटी सी कोई छोटा सा इशू ही क्यों ना हो, आपको डॉक्टर इस तरह से डरा देगा। खास करके बड़े हॉस्पिटल्स में मैंने खुद भी ये देखा है, डॉक्टर इस तरह से आपको डरा देता है कि भाई आपको डर का माहौल जब पैदा हो जाता है, फिर आपको कहता है कि ओके नाउ लेट्स डू दिस, आप अपना इंश्योरेंस के पेपर्स लेकर आइए, मेडिकल इंश्योरेंस के, हमें आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नाउ ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जो कि इंडिया के हॉस्पिटल्स में हमें देखने को मिल जाती है। बट देन अगेन द सेम टेक्निक इज अप्लाइड हियर, दैट इज फियर देन रिलीफ। थर्ड इज लॉ बॉलिंग। नाउ लॉ बॉलिंग की जो टेक्निक होती है, इसमें क्या होता है,
एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको इनिशियली बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा ऑफर दे दिया जाता है हिडन कंडीशंस के साथ। आप जब उस ऑफर के तहत वो प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अग्री हो जाते हैं, आपके बाद उसके बाद आपको कुछ और कंडीशंस बताई जाती हैं। इस टेक्निक को बोलते हैं लो बॉलिंग। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से यू अग्री टू अ डीलर जो कि आपको कार बेच रहा था, उसमें आपको इसने बहुत अच्छा सा प्राइस ऑफर किया। आपने 4 जगह पूछा था, आपको उससे बेटर प्राइस नहीं मिला। आप कार खरीदने के लिए अग्री कर जाते हैं, आप अपना एडवांस दे देते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो बॉम्ब्स फोड़ने शुरू करता है। इसके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा, इसके ऊपर डिलीवरी फी इतनी आएगी, इसके ऊपर इंश्योरेंस इतना आएगा, इसके ऊपर और 100 खर्चे आपको गिनवा देता है। सो बेसिकली होता क्या है, इनिशियली आपको एक हल्का छोटा सा प्राइस, एक अट्रैक्टिव ऑफर देकर ल्योर किया जाता है, एंड उसके बाद आपको फिर जो है बाकी के जो बड़े एक्सपेंसेस जो कि अगर इनिशियली आपको बता दिए जाते वो आप शायद ना खरीदते, तो बाकी के वो एक्सपेंसेस बाद में बताए जाते हैं। इसको बोलते हैं लो बॉलिंग। सो अगेन यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ स्ट्रेटजी वेयर इनिशियली अट्रैक्टिव ऑफर इज मेड टू गेट अ पर्सन टू कमिट टू एन एक्शन एंड देन द टर्म्स आर मेड लेस फेवरेबल। इसी तरह से आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल सर्विस डेटा प्रोवाइडर्स हैं, वो इनिशियली आपको कहेंगे कि 100 एंड जैसे अभी जियो भी आया था, राइट। जियो जब आया था इनिशियली इन्होंने डेटा बिल्कुल फ्री में आपको दिया था। बाद में इन्होंने जो बाकी की कंपनीज हैं उनके बराबर ही कर दिया। लेकिन इनिशियली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आपको सिर्फ अपना कस्टमर बनाने के लिए, कस्टमर एक्विजिशन करने के लिए इन्होंने बिल्कुल फ्री में डेटा दिया। सो यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिला कि इनिशियली आपको बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर के थ्रू अपने साथ जोड़ लिया, धीरे धीरे बाकी कंपनियों में और इनमें कोई डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता, बराबर हो चुका है। अब आता है नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज स्कार्सिटी एंड रिएक्टेंस थ्योरी। ना स्कार्सिटी एंड रिएक्टेंस थ्योरी क्या होता है, देखिए ये ह्यूमन टेंडेंसी या साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है कि जो चीज़ स्कार्स होती है हमारा मन उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा भागता है। सो कई बार आर्टिफिशियली स्कार्सिटी भी क्रिएट की जाती है। बिग बिलियन डेज फ्लिपकार्ट पे आता है, देन एक अमेजोन के ऊपर भी सिमिलर सेल आती है, राइट ना। उस सेल में हमें देखने को मिलता है कि भाई आपको कहा जाता है कि ऑफर इज फॉर लिमिटेड पीरियड, द प्रोडक्ट इज वेरी लेस इन स्टॉक। सो जैसे ही ये चीज़ें लिखी जाती हैं, लास्ट 10 लेफ्ट, लास्ट 50 लेफ्ट। सो जब ये चीज़ें लिखी जाती हैं हमारे माइंड में एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है कि यार ये तो खत्म होने वाला है, लेट्स ग्रैब इट एट द अर्लीस्ट। आपको याद होगा अगर आज से 5-7 साल पहले जब MI का फ़ोन लॉन्च हुआ था, तब भी यही उन्होंने किया था कि भाई सिर्फ 1 घंटे के लिए या 2-4 मिनट के लिए ही वो फ्लिपकार्ट पे अपना फ़ोन लॉन्च करते थे। इतने में वो सारा फ़ोन सोल्ड आउट हो जाता था। सो ऐसे में होता क्या था, ऐसे में लोगों को लगता था कि पता नहीं क्या है इस फ़ोन में, एंड हमें देखने को भी मिलता था कि लोग काफ़ी लंबे समय तक इसका इंतज़ार करते थे एंड अपने 4-4 दोस्तों को बोल देते थे कि यार आप मेरे लिए ट्राई करना ये फ़ोन खरीदने की, मैं भी करूँगा। सो दिस इज़ हाउ दिस टेक्निक वर्क्स, राइट। सो स्कार्सिटी एंड रिएक्टेंस थ्योरी, वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। क्या कहते हैं जी, दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट पीपल डिजायर थिंग्स मोर व्हेन दे परसीव दैट एज देम एज बीइंग स्कार्स और लिमिटेड सप्लाई। The reactance theory suggests that when people feel the freedom to choose is being restricted, they are more inclined towards that limited thing. So ये होती है reactance theory। फिर आता है जी डोर इन द फेस टेक्निक। तो डोर इन द फेस टेक्निक क्या होता है, ये तो अक्सर हमें देखने को मिलता है। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में जब भी आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आपको उसका दाम बहुत ज़्यादा हाई बताया जाता है। जैसे ही आप अपना डिसीजन बनाने लगते हो उसी टाइम पे वो कहते हैं चलो ठीक है, इतने नहीं तो इतने में ले जाओ। सो ये डोर इन द फेस टेक्निक कहलाती है। अब इसमें होता क्या है, वही चीज़ की इन्वॉल्व्स फर्स्ट मेकिंग अ लार्ज एंड अनरीजनेबली हाई रिक्वेस्ट दैट इज likely to be refused, followed by smaller and more reasonable request. Now smaller more reasonable request जो होती है seems much more acceptable in comparison to the larger one, increasing the likelihood that it will be accepted. Now ये चीज़ होती है जी door in the face। So आप पहले किसी से कोई बड़ी रिक्वेस्ट कर दो, वो बड़ी रिक्वेस्ट मानने से मना करेगा, फिर उसको एक गिल्ट भी हो जाएगा, फिर वो आप उसको छोटी रिक्वेस्ट करोगे, चांसेस आर हाई कि वो छोटी रिक्वेस्ट को मान लेगा। इसी को डोर इन द फेस टेक्निक कहते हैं ना। ये जो डोर इन द फेस टेक्निक है ये मार्केट में भी लागू होती है, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, एंड पर्सनल रिलेशंस में भी लागू होती है, परसुएशन में भी लागू होती है। आप इसको गवर्नमेंट के केस में भी अप्लाई करके देख सकते हैं। DM आपको पहले कहेंगे जी ओके ठीक है, सारे गाँव को मना के लाओ, सारे गाँव को आप जो है यहाँ पर इस तरह से किसी पर्टिकुलर लेट्स से केस के लिए मनाओ। जब सरपंच कहेगा जी ये सारे गांव को एक दिन में मनाना पॉसिबल नहीं है, ओके ठीक है, सारे गांव को मत मनाओ, सिर्फ 10 लोगों को मना के लेकर आओ। सो यहाँ पर इस तरह से ये डोर इन द फेस टेक्निक काम करती है। फिर आती है जी दैट्स नॉट ऑल
टेक्निक जिसे TNA टेक्निक के नाम से भी जाना जाता है। नाउ इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि भाई पहले आप एक ऐसा ऑफर बनाते हो, एक ऐसा ऑफर देते हो सामने वाले को जो कि शायद सामने वाले को पसंद ना आए। अभी सामने वाले को पता है कि आपको शायद पसंद ना आए, आप उसके साथ एडिशनली एक और ऑफर जोड़ देते हो जो कि सामने वाले को अट्रैक्टिव लगता है। सो फॉर एग्जांपल आप सरोजनी नगर की मार्केट में अगर दिल्ली में चले जाएं, वहां पर आप पूछते हो कि भैया ये वाली शर्ट कितने की है, वो कहेगा जी 1000 रुपए की है। दूसरी शर्ट कितने की है, वो भी ये 1000 रुपए की है। अभी आपका मन बन रहा होता है, वो सामने वाला फेस के एक्सप्रेशन देखकर समझ आता है कि यार ये 1000 रुपए में 2 शर्ट्स नहीं खरीदेगा। वो आपको तुरंत कह देगा अच्छा चलो ठीक है, दोनों ही शर्ट्स ले जाओ 1000 रुपए में। अब आपको लगने लगेगा कि यार हाँ, दोनों की वर्थ तो बनती है, एक शर्ट की 1000 रुपए की वर्थ नहीं बनती है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल बाय, बिकॉज बोथ शर्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड एट 1000 रुपीज प्राइस, जो कि हाफ ऑफ द प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स हो गया। सो बेसिकली आप वहां पर खरीद लेंगे। इसी को कहा जाता है दैट्स नॉट ऑल, सो देर इज मोर टू इट, राइट। सो इसको यहाँ पर अब जैसे अब दिवाली की सेल आई, दिवाली की सेल पे भी आप देखते हैं कि जब आप मार्केट जाते हैं, मार्केट में आपने लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की दुकान पे गए, शॉप पे गए, वहां पर आपने टीवी खरीदना है, तो वो टीवी के साथ आपको पेयर करके साउंड बार या फिर कोई इंश्योरेंस स्कीम एक्सेट्रा आपको बेच देते हैं। या मोबाइल महंगे वाला खरीदना है तो वो इसके साथ कुछ इंश्योरेंस वगैरह दे देते हैं, कुछ लेट्स से कवर वगैरह दे दिया। सो ये होती है दैट्स नॉट ऑल, राइट। सो दैट्स नॉट ऑल टेक्निक, जहां पर आप एक चीज के साथ कोई दूसरा एडिशनल चीज दे देते हो ताकि सामने वाले को पहली जो चीज है उसकी वर्थ महसूस होनी शुरू हो जाए। इसको भी परसुएशन का एक टेक्निक समझा जाता है। फिर आता है जी कॉग्निटिव डिसोनेंस। नाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, बेसिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं एट लेंथ। मैंने आपको बताया था कि ये एक स्टेट ऑफ मेंटल कंफ्यूजन है या मेंटल डिस्कम्फर्ट है, जहां पर अगर एक व्यक्ति के एक ही प्रोडक्ट के लिए दो कन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड्स हो जाते हैं, वहां पर हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाती है। ना कॉग्निटिव डिसोनेंस के बाद परसुएशन करना थोड़ा इजी भी हो जाता है। थोड़ा सा समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कि स्मोकिंग करता है। स्मोकिंग करने वाला व्यक्ति है, उसको पता है कि स्मोकिंग के लिए उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, बट एट द सेम टाइम ही नोज दैट इट इज डेंजरस टू हेल्थ, एंड उसका एक नेगेटिव एटीट्यूड भी जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर उसकी बच्ची आकर कहती है या उसका बेटा या बेटी आकर कहते हैं कि सर पे कसम, हाथ रख के कसम खाइए कि आगे से आप स्मोकिंग नहीं करेंगे। आपको हम लेट्स से मतलब इमोशनली अगर आके उनको चार्ज अप मैसेज देते हैं, सो क्या होगा कि वो पहले कंफ्यूज था, वो पहले इस तरह से कंफ्यूज था कि स्मोकिंग अच्छी लगती है, बट एट द सेम टाइम स्मोकिंग के लिए उसको पता है कि हेल्थ को नुकसान भी देगी। लेकिन अब अगर उसके बेटे या बेटी ने आके कहा कि इसके बाद अगर आपने स्मोक किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी, मैं चला जाऊंगा या भाग जाऊंगा घर छोड़कर, इस तरह से कोई इमोशनल आकर उन्होंने कहा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो व्यक्ति को कॉग्निजेंस है, कॉग्निटिव डिसोनेंस है, उसको फैसला लेना आसान होगा कि चलो ठीक है यार, क्योंकि बच्चा भी इतना कह रहा है, अब मैं स्मोकिंग नहीं करूंगा। सो यहाँ पर जब कॉग्निटिव डिसोनेंस होती है, उसके बाद जब आप परसुएड करते हैं तो फैसला लेना सामने वाले के लिए इजी हो जाता है, यानी कि परसुएशन करना इजी हो जाता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब किसी का एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, उस एटीट्यूड को आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। सबसे पहले उस एटीट्यूड को आप डिसोनेंस में लेके आओ, डिसोनेंस स्टेज में लेकर आओ, यानी कि उस एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के लिए आप कुछ नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देना शुरू करो, और फिर जब वहां पे डिसोनेंस होगी उसके बाद परसुएड करेंगे तो इजी हो जाता है। आखिरी है क्लासिकल कंडीशनिंग। नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग का एक एग्जांपल मैं आपके साथ देना चाहूंगा। खुशियां मतलब कैडबरी डेयरी मिल्क, आपने अक्सर ये एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी। इसमें हो क्या रहा है, अब कैडबरी डेयरी मिल्क का खुशियों से कोई लेन देन तो है नहीं। खुशियां अपनी जगह न्यूट्रल हैं, कैडबरी डेयरी मिल्क अपनी जगह न्यूट्रल है, लेकिन कैडबरी वालों ने क्या किया, उनको खुशियों के साथ जोड़ दिया। सो बेसिकली एक न्यूट्रल स्टिमुलाई के साथ, एक न्यूट्रल स्टिमुलस के साथ उन्होंने अपने प्रोडक्ट को जोड़ दिया। अब क्योंकि ये न्यूट्रल स्टिमुलस है आप, एंड ये बहुत ही रोज़मर्रा का कॉमन सा स्टिमुलस है, हमारी लाइफ में रोज़ हम खुश होते हैं, तो उसको जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही खुश होगे आपको हमारा प्रोडक्ट याद आना चाहिए। सो इसको क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। अब कहते हैं जी इन अ क्लासिकल कंडीशनिंग अ न्यूट्रल स्टिमुलस, जैसे अब यहाँ पर हमारे केस में खुशियां हो गया, हैप्पीनेस हो गया, इज पेयर्ड विद एन अनकंडीशनड स्टिमुलस टू इलिसिट कंडीशनड रिस्पॉन्स। सो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही आप खुश होंगे, दे वॉन्ट, अब ऐसा होता नहीं है अक्सर, बट देन जैसे ही आप खुश होंगे आपको कुछ खाने का मन करेगा, चलो यार कैडबरी खाते हैं। सो इसी तरह, इसी को कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। सो यहाँ पर ये लिखा भी, दिस माइट इन्वॉल्व एसोसिएटिंग अ प्रोडक्ट और एन आइडिया विद अ पॉजिटिव फीलिंग
or experience so that the product or idea alone eventually elicit those positive feelings. So यहाँ पर वही चीज़ हो गया कि जब आप खुशियाँ मतलब कैडबरी कह रहे हैं, सो दोनों चीज़ें होंगी, या तो जब आप खुश हैं आप कैडबरी खाने का मन बनाएंगे, या जब आप कैडबरी खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं, तो आप खुश हो जाएंगे। सो वहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग, हालांकि इन दोनों का कोई आपस में संबंध नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू इन्होंने यहाँ पे आपको परसुएड कर दिया। ठीक है जी। सो यहाँ पर ये लिखा भी है कि एडवर्टाइजमेंट्स फॉर फैमिली ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया सच एज लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ ड्रिंक्स often show happy families and successful children, associating these positive outcomes with the products in the minds of viewers. So इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। ये कुछ कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, परसुएसिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स हैं, जो कि डेली बेसिस पे या तो हम यूज़ करते हैं या हमारे ऊपर भी यूज़ होती हैं। एंड दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। इन टेक्निक्स को मास्टर करना सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।